नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार से सुनील कुमार। बातचीत के इस सिलसिले में मैं आपके सामने एक खास मेहमान के साथ हूँ। सुनील सोनी रायपुर के राजधानी रायपुर के सांसद हैं वो, लेकिन उसके पहले भी उनका बड़ा सक्रिय राजनीतिक जीवन रहा है। और ये बातचीत का सिलसिला रूबरू ये हमने शुरू तो किया है विधानसभाओं पे चर्चा के लिए, लेकिन हमारा ये मानना है कि विधानसभा सीट पर चुनाव वहाँ के सांसद के कामकाज पर भी असर डालता है, सांसद के कामकाज का विधानसभा चुनाव पर असर होता है और सांसद का खासा दखल होता है, चाहे किसी पार्टी के विधायक हों, किसी पार्टी के सांसद हों। सांसद की बड़ी सक्रिय भूमिका रहती है अपनी संसदीय सीट में आने वाली विधानसभा सीटों पर। और सुनील सोनी जी ये छात्र जीवन से सक्रिय रहे चुनाव लड़ने में। पार्षद का चुनाव इन्होंने लड़ा, उसके बाद म्यूनिसिपल में सभापति रहे, 2 बार मेयर रहे, 1 बार रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे और उसके बाद पहली बार इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और चुनाव जीतकर सांसद बने हैं। ये छोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है एक ऐसे प्रदेश में जहां पर इनके चुनाव के कुछ ही अरसा पहले भूपेश बघेल की कांग्रेस पार्टी ने नेस्तनाबूद कर दिया था, भाजपा को पूरा बुलडोज कर दिया था। 75 या 90 में से 70 सीटें भूपेश बघेल की पार्टी की थीं और भाजपा कुल 15 सीटों पर सिमट गई थी। ऐसे में 6 महीने बाद के लोकसभा चुनाव में ये एक बड़ी चुनौती थी कि सांसद होने के उम्मीदवार किस तरह से जीत के आते हैं। तो सुनील सोनी उनमें से एक हैं जो जीत कर आए हैं। सुनील नमस्कार। नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और आज की जो बातचीत है ये आपके लोकसभा चुनाव पे केंद्रित नहीं रहेगी, जो कि बाद में होना है, लेकिन जैसा कि आपने अभी बातचीत में बतलाया कि 9 विधानसभा सीटें हैं आपकी संसदीय सीट में। जी, ये क्या प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं? नहीं, प्रदेश में 11 लोकसभा में 2 लोकसभा है रायपुर और दुर्ग। अच्छा, ये 9 है। अच्छा, और बाकी सब 8 है। बाकी सब 8 हैं। तो रायपुर और दुर्ग में ज़्यादा हैं, आपके हिस्से ज़्यादा विधायक आए हैं। तो ये मैं समझना चाहता हूँ कि जो विधानसभा चुनाव अब एकदम सामने ही हैं, इसमें से आपके पार्टी के 9 में से कितने हैं एमएलए? 9 में 2 एमएलए हैं, एक भाटापारा और एक रायपुर शहर में दक्षिण। हाँ, जो बृजमोहन अग्रवाल जी और शिवरतन शर्मा। ये और 7 में जो है वो कांग्रेस के लोग हैं, या कहें कि 6 में कांग्रेस के लोग हैं। हाँ, और एक जो है बलौदा बाजार, हाँ, उसके अंदर में जोगी जी की पार्टी का है। हाँ, तो 6 कांग्रेस के हुए। हाँ, 6 कांग्रेस के, 2 बीजेपी के और 1 जोगी कांग्रेस का, ऐसा हुआ जी। ये काफ़ी कठिन सीट रही। ऐसे विधायकों के बाद में लोकसभा चुनाव जीतकर आप आए जो, तो कठिन चुनाव था। नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता ने मोदी जी के ऊपर में विश्वास किया कि प्रधानमंत्री के रूप में जो है वो सर्व स्वीकार्य हुए। इस कारण जो है इस रायपुर लोकसभा के अंदर में मोदी जी का चेहरा और कार्यकर्ताओं की मेहनत, जनता का प्यार, इसने आज़ादी के बाद में सर्वाधिक लीड 3.5 लाख के लगभग की लीड है इस सीट की। तो ये जनता का एहसान है। और मैंने कोशिश किया है इस बात की कि इन 4 सालों में, 4.5 सालों में, कि जो जनता का ऋण है उसको चुकाना। लेकिन ये जो कालखंड मेरा जो रहा ये बड़ा कठिन कालखंड है। 2-2.25 साल कोविड में चल दिए, कोरोना, ये कार्यकाल जो है पूर्णतः जो है वो कोरोना जैसी बीमारी के अंदर जो है ये सिमट कर रह गया। लेकिन एक दूसरी चीज़ सुनील मुझको ये लगती है कि यही दौर जो है कोरोना का, ये सबसे चुनौती भरा हुआ भी था। जब लोगों को ज़रूरत थी, अस्पताल की ज़रूरत थी, वेंटिलेटर की ज़रूरत थी, वैक्सीन की ज़रूरत थी, तो लोगों ने परखा होगा कि हमारा विधायक, हमारा सांसद या हमारी विधायक, हमारी सांसद ये हमारी कितनी मदद कर पाते हैं, ऐसा लोगों ने परखा होगा। ये बहुत
आपने अच्छा सवाल किया। और इस कोविड कालखंड के अंदर में जब मैं संक्रमित था, उसके 18 दिन को अगर छोड़ दे तो मेरे को ध्यान नहीं है कि एक दिन भी मैं घर में रहा हूँगा। एक जुनून, जो पागलपन होता है कि मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर में जो है किसी की मृत्यु ना हो, लोगों को ऑक्सीजन बेड मिल जाए, ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाए, उसको किसी अस्पताल में एक दाखिला हो जाए। और इसको एक मैंने लोकसभा में एक टारगेट बनाकर घूमा। और जब मैं घूम रहा था तो मेरे को ऐसा लगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता विहीन, कांग्रेस के नेता विहीन एक क्षेत्र मेरे को मिला, खुला मैदान, कि जहां पर मैं जिन ब्लॉक के अंदर में, लगभग हर ब्लॉक के अंदर में मैंने दौरा किया। हाँ। और जब मैंने ब्लॉक के अधिकारियों से, जब मैंने हर स्तर में जब मैंने बैठकें ली, तो उस समय उसको लगा कि कोई जनप्रतिनिधि मेरे को पूछने आ रहा है इस कालखंड के अंदर, कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं इस कोरोना कालखंड के अंदर में लोगों की सेवा कर रहा हूँ, और कोई पूछने आ रहा है। तो वो इतना आदर, और मेरे को ऐसा लग रहा था कि रायपुर लोकसभा के अंदर में मेरी सरकार है और मेरे अधिकारी हैं। ये जो एक भाव, ये जो भाव लगा उसका खुले मैदान के अंदर में। ये नौबत कैसे आएगी, क्योंकि यहाँ कांग्रेस के विधायक हैं पूरे के पूरे। कोई विधायक सड़क पर नहीं, केवल अगर कहें तो भाजपा के बृजमोहन अग्रवाल जी जो हैं, उन्होंने अपने कॉलेज को एक अस्पताल बनाया। हाँ। वो सक्रिय रूप से दिखे। उधर जब मैं बलौदा बाजार भाटापारा का दौरा करता था, शिवरतन जी और प्रमोद शर्मा ये भी मेरे साथ में काम किए। इस कालखंड के अंदर में मेरे को एक इतने काम मैंने किया है मेयर के रूप में, लेकिन मेरे को इस कालखंड में एक सुकून मिला कि बलौदा बाजार की मंडी के अंदर में, जहां पर मैं भी कल्पना नहीं करता था कि ये इतना बड़ा काम मेरे हाथ से हो जाएगा। ये मेरे हाथ से नहीं, ईश्वरीय काम है एक्चुअल में, एक मैं निमित्त हूँ उसका। और उस कालखंड में सरकार के पास, राज्य सरकार के पास पैसा नहीं, 1 रुपया देने को तैयार नहीं। जन भागीदारी से लगभग 15 करोड़ रुपया जन भागीदारी से मिलना, और 400 बेड का अस्पताल, और 120 बेड जो है ऑक्सीजन के, हमने परमानेंट पाइपलाइन लगाकर उसको खोला। ये पैसा मिला क्यों नहीं राज्य सरकार से? ये राज्य सरकार की नीयत ठीक नहीं थी, इसको मैं बताऊंगा आपको। लेकिन ये जो 400 बेड का जब अस्पताल बना, और आपको सुनने में अच्छा लगेगा कि ये 400 बेड का अस्पताल मात्र 27 दिन में बना। अच्छा। और इसमें मैं अगर तारीफ करूंगा तो उस समय के कलेक्टर और वहाँ का प्रशासन, उसने 100% सहयोग किया, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन लोकार्पण के समय जो है वो परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तंबू वाला नहीं है। उस अस्पताल को मैंने परमानेंट बनाया। एक उद्योगपति का मेरे पास फोन आया कि बोले आप अच्छा काम कर रहे हैं साहब, मेरे लिए क्या है। वो देश का नामी उद्योगपति है, अरबों खरबों है। तो मैंने बोला साहब आप एक काम करिए, ऑक्सीजन प्लांट लगा दीजिए। 15 दिन में उस व्यक्ति ने ऑक्सीजन प्लांट लगाया, जिसका मैंने लोकार्पण भी कर दिया। अच्छा। और 500 उसका फ्रिक्वेंसी का उसका ऑक्सीजन प्लांट लगा। और मेरे को लगा कि लोग जिनको माँ लक्ष्मी की कृपा है, इस कोविड काल खंड में उन्होंने अच्छा सहयोग किया। और छत्तीसगढ़ जो बचा, वो बचा ये समाज सेवियों के कारण और एम्स के कारण। अच्छा। क्योंकि एम्स का, मैं एक विभाग का चेयरमैन होने के नाते जब मैं एम्स में जब व्यवस्था देखने गया, तो उस समय भी डॉक्टर्स लोग कहते थे मत आइए आप, ये संक्रमण बड़ा बढ़ रहा है। बोला क्या हुआ, आप क्या एडमिट हो जाऊंगा अगर ये स्थिति आएगी तो। और मैंने जब उसको देखा, देखने के बाद में एम्स के जो बच्चे थे, मुश्किल से 22, 23, 24 साल के जो बच्चे हैं, वो पीपीई किट पहन के, उस समय तो मोटा वाला एक पीपीई किट था, पहन कर जब वो 8-8 घंटे, जिस किट को मैं 1 घंटा नहीं पहन पाया, ये सत्यता है, मैं 1 घंटा नहीं पहन पाया, अंदर निकला मेरे को अजीब सा लगा। 8-8 घंटे जो है, और वो आपका जगदलपुर से लेके अंबिकापुर, इधर राजनांदगांव से लेके बिलासपुर, सारे टेस्ट अगर हो रहे हैं तो केवल एम्स। तो एम्स जो वरदान रहा इस छत्तीसगढ़ के अंदर, तो इस कोविड कालखंड को मैंने बहुत नजदीक से देखा। और इसको जब मैं फिर उस पे आना चाहता हूँ कि राज्य सरकार ने क्यों नहीं किया काम। वो सरकार तो बोलती है बहुत काम किया हमने। देखिए, राज्य सरकार ने इस कोविड कालखंड के अंदर में जिस दिन प्लेन चालू हुई,
लॉकडाउन के बाद मैं दिल्ली गया। आज ये आपके यूट्यूब के अंदर में मैं पहली बार सत्यता के साथ में आपके सामने प्रमाणित कर रहा हूँ। दिल्ली जाकर मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी हर्षवर्धन जी थे उस समय, उनसे बात किया। कार्गो से यहाँ पे पीपीई किट, N95 मास्क, सारे जो होते हैं इक्विपमेंट, वो सब कार्गो से हमने दूसरे दिन रवाना कराया और लगभग 273 करोड़ रुपया कैश इनको दिलाया। ऐसा? फिर उसके बाद में इनको 54 करोड़ की दूसरी किस्त हमने कहा कि पैसा दीजिए। तो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है कि लगभग 700 करोड़ के आसपास जो है वो केंद्र ने इनको जो है आर्थिक रूप से, नगद रूप से अनटाइट फंड के रूप में जो है केंद्र सरकार ने इनको दिया। अगर ये चाहते तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते थे, लेकिन किया क्या इन्होंने? इंडोर स्टेडियम का बनाया इन्होंने, वहां पर 10-20 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। कहीं पे सामियाना तान के बनाया, वहां पर खड़ा कर दिया। सोच नहीं थी। और इसके पीछे जो प्रमुख कारण मेरे को ऐसा समझ में आता है कि मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री का जो झगड़ा है, उस झगड़े ने इस कालखंड को जो है, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होना चाहिए और मुश्किल कर दिया, बहुत मुश्किल किया। और ये कोई मैं राजनीतिक आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये मेरा अपना दर्द है कि जिस कालखंड को मैंने देखा, और उस कालखंड से तो आज मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आ गया कि जब मैंने देखा इस कालखंड में कि माँ बाप संक्रमित है, बच्चे देखने नहीं जा सकते, बच्चे संक्रमित है, माँ बाप देखने नहीं जा सकते, किसी की मृत्यु हुई तो नगर निगम का जो सफाई कर्मचारी है उसका दाह संस्कार कर रहे हैं। ऐसे मैं बता सकता हूँ कि एक अस्पताल का डॉक्टर जो है, वो अस्पताल में जब मृत्यु हुई तो उसका कोई अच्छे परिवार के लोगों की वो लावारिस लाश डिक्लेयर हुई, उसका दाह संस्कार वहाँ का डॉक्टर ने वहाँ पर जाकर किया। ये बहुत बड़ी बात है। मैंने लोगों ने अपने घर वालों का नहीं किया। हाँ, घर वाले वहाँ पर नहीं आए। लेकिन ये तो इस कालखंड में सुनील जी, मैं आपसे एक कहूँगा कि इससे मेरे को एक निष्कर्ष निकला कि आदमी जो दौड़ रहा है एक आर्थिक दौड़ के अंदर में, बंद कर देना चाहिए। क्योंकि आपका है कौन धरती में? न समाज है, न परिवार है, न कोई है, केवल एक चीज है आपका, कर्म। तो जो मैंने सीखा इस कालखंड में कि जो मेरा कर्म है वही मेरे साथ में जाएगा, तो मैंने एक ईमानदार कोशिश किया और कोई एहसान नहीं किया मैंने जनता के ऊपर घूमा तो सुनील सोनी सांसद है उसने एहसान नहीं किया। ये मेरा दायित्व था, मेरा कर्तव्य था कि उस कठिन कालखंड के अंदर में मैं, जिस जनता ने भरी गर्मी के अंदर में खड़े होकर ये बताइए मुझको कि आप तो छत्तीसगढ़ के चुने हुए 11 निर्वाचित सांसदों में से एक हैं, मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, इनसे कभी आपने उस दौर में बात की कि भाई आप लोगों के टकराव के कारण ये काम पे असर हो रहा है? निश्चित तौर पे मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी से एक बार नहीं अनेक बार बात किया। मुख्यमंत्री जी से बात नहीं हो पाती थी और ये बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन लगभग 4.5 साल अब जाने वाली सरकार है ये, इनका कालखंड भी पूरा हो गया और इस समय में मुख्यमंत्री जी ने कभी कोशिश नहीं किया कि मैं 11 सांसदों को बुला के बात करूं, केंद्र का कोई प्रस्ताव दूं। एक बैठक हम लोगों की जो है इस कालखंड में इनके मुख्यमंत्री रहते हुए आज तक की बैठक नहीं हुई। अच्छा, ये बड़ा दुख की बात है कि आप, हो सकता है, मैं तो उनके सामने में, भूपेश बघेल जी के सामने में मैंने एक बार नहीं 3 बार अपने भाषण में कहा है कि मैंने कहा कि मैं, सुनील सोनी भारतीय जनता पार्टी का सांसद जरूर है, लेकिन सुनील सोनी जो है केंद्र की योजना रोकने के लिए सांसद नहीं बना, केंद्र की योजना मेरे छत्तीसगढ़ में आए इसके लिए मैं सांसद बना हूं। तो मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं या कोई रहे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि मोदी जी ने अगर 210 योजनाएं आम आदमी के जीवन में परिवर्तन हो ऐसी योजनाएं लाए, उस योजना को लाना, यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट लेके आना, और इसके पीछे स्वार्थ मेरा केवल इतना है कि मेरे कालखंड के अंदर में केंद्र का ये प्रोजेक्ट आया और ये काम हुआ। आपने स्वास्थ्य मंत्री से बात की तो उनका क्या कहना था कि क्यों नहीं हो पा रहे? अब उसको मैं सार्वजनिक आपके चैनल में नहीं बोल पाऊंगा, यूट्यूब में, वो संतोषजनक जवाब नहीं था उनका। हाँ, स्वास्थ्य मंत्री जी का। अच्छा, मैं एक चीज, ये अपने आप में पर्याप्त है। मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये कोरोना का जो पूरा पीरियड था, ये जैसा आप कह रहे हैं कि विधायकों ने अपने इलाकों में, कई विधायकों ने काम नहीं किया, वो दिखते नहीं थे,
तो आपको लगता है कि इस चुनाव के समय जनता हिसाब चुकता करेगी उसका? निश्चित तौर पे कि जब भूल कठिन जाएगी? समय था तो उस समय आप जिस दल के विधायक हैं, अगर उस दल का मुखिया या सरकार इसके अंदर में सहयोग नहीं कर रही तो आवाज उठाने की हिम्मत रखना चाहिए। जिस दूसरी लहर के अंदर में हजारों लोगों को हमने खो दिया, ये आंकड़ा जो सरकार दे रही है ये आंकड़ा नहीं है, मेरे पास में ब्लॉक वाइज आंकड़ा था कि ये हमने हजारों लोगों को खोला है। मैंने अपने बहुत सारे लोगों को खो दिया। ऐसे समय में हो सकता है पार्टी टिकट देगी ठीक है, नहीं देगी ठीक है, लेकिन मैं अपने क्षेत्र के लिए अगर सरकारी अड़चनें जो आ रही है वहां पर पैसे का अभाव हो रहा है उसकी मैं बात करूंगा, आवाज उठाऊंगा। ये ताकत होनी चाहिए और हमने लड़ा है। अगर सुनील सोनी की बात करेंगे, हमारे सांसदों की बात करेंगे, हमने दिल्ली में जाकर हर्षवर्धन जी से लड़ के हमने कार्गो से यहाँ पे सामान दिलाया, हमने यहाँ पे पैसा नहीं, ये लेकर मौत के आंकड़े सही नहीं है। ये कहाँ के बारे में बोल रहे हैं? मैं छत्तीसगढ़ के बारे में बोल रहा हूँ और रायपुर छत्तीसगढ़ लोकसभा में के बारे में भी बोल रहा हूँ। ये जो सरकार जो आंकड़े रोज जारी करती थी कि कितनी मौतें हुई गलत है हैं, वो गलत वो है। गलत है। आपको एक उदाहरण देता हूँ मैं, जिससे मैं बहुत दुखी हुआ और मैंने कोशिश किया था समझाने की। धनेली के अंदर में जब 2 मृत्यु हुई और उस समय में एक ऐसा जो माहौल फैला के रखे थे कि हम टेस्ट कराएंगे तो अस्पताल में डाल देंगे और मर जाएंगे हम, तो उस माहौल के अंदर में पुलिस को भी पुलिस भी गई थी लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाई थी। और उसी गांव के अंदर में लगभग जो है बाद में जो है वो दर्जन भर मौत हो गई। सरपंच के यहाँ, जो सरपंच है अभी वर्तमान में, उस सरपंच के यहाँ 3 लोगों की मौत हुई। तो मैं बोला बहन जी ये क्या है, क्यों इसको हम लोग कर रहे हैं? तब जाकर जो है टेस्ट हुए, टेस्ट होके सब चीजें हुई। और इस कालखंड के अंदर में अगर मैं कहूंगा कि सबसे बड़ा पाप अगर किसी ने किया तो छत्तीसगढ़ के इन राजनेताओं ने किया कि जब वैक्सीन आया तो वैक्सीन को इन्होंने, मैं कहा कि बोले वैक्सीन मत लगाइए, वैक्सीन लगाओगे तो मर जाओगे, वैक्सीन लगाओगे तो नपुंसक हो जाओगे। ये किसने कहा था? ये भूपेश बघेल जी और टीएस बाबा दोनों ने कहा था। और इसी आवाज को राहुल गांधी जी ने जब दिल्ली में कहा वैक्सीन लगाओगे तो मर जाओगे। हाँ, वैक्सीन लगाओगे, एक भ्रम फैला। और वैक्सीन को आपको सुनील जी मैं बता देता हूँ, देश में मैं ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ। मैं देश का जब आंकड़ा देख रहा था, जब मैंने लोकसभा के अंदर में एक सांसद ने सवाल उठाया तो केवल एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़ राज्य है जो 2 भाग के अंदर में लगभग 6 लाख वैक्सीन जो है यहाँ पे खराब हुई है। 6 लाख कि ये जो वैक्सीन को डंप करके रखे थे कि ये वैक्सीन का अगर कोई उपयोग करेगा तो मर जाएगा। ये सार्वजनिक रूप से हाँ, कहीं उन्होंने कहा था, ये सार्वजनिक है कि और मैं भी आपसे सार्वजनिक की बात कर रहा हूँ कि वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। और ये मेरा तो गांव-गांव में भाषण है। और इसका खामियारा ये हुआ कि केवल छत्तीसगढ़ नहीं, मैं तो अनेक सांसदों से मैं बात करूं, मेरा एक स्वभाव है दोस्ती का, तो मैं आज आपके उसमें बता सकता हूं गर्व के साथ में कि 200 से अधिक सांसद मेरे दोस्त हैं। अच्छा, मैंने एक शब्द का उपयोग किया, पहचान नहीं कहा मैंने, दोस्ती है मेरी। तो मैं जब उनसे बात करता हूं तो ये भ्रम फैला देश भर के अंदर, ये आपके छत्तीसगढ़ से आया है यार, ये ऐसा कहते हैं। और छत्तीसगढ़ के अंदर गांव-गांव के अंदर में कोई वैक्सीन लगाने को तैयार नहीं। हम भी पागल समान घूमना चालू किए। फिर उसके बाद में ये लगभग 3 लाख वैक्सीन आपकी खराब होने के बाद में वो जो है, उसके बाद में एक विज्ञापन देखा मैंने कि भूपेश बघेल जी का एक विज्ञापन आया, मैंने वैक्सीन लगा दिया आप भी लगाओ। फिर टीएस बाबा का भी एक विज्ञापन मैंने देखा कि मैंने भी वैक्सीन लगाया, आपने लगाओ। तो इसके पहले क्या दिक्कत थी भाई, क्यों वैक्सीन खराब किया आपने? जिस वैक्सीन को देश ने जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको मुफ्त में दिया और उस कालखंड के अंदर में केवल 12 दिन आपका टेस्ट लिया था कि आप जो है 25 साल के नीचे का जो है वो राज्य सरकार खरीद ले। सुनील, लोकतंत्र में कोई चीज़ मुफ्त कैसे होती है? मुफ्त शब्द के ऊपर बड़ी आपत्ति हुई थी पहले भी। लोगों का ये कहना है
कि ये राज्यों से पैसा जाता है केंद्र में, केंद्र अपने आप, केंद्र की कोई जेब नहीं है, सबका हक है देश में। आप कोई चीज़ देते हो तो जनता का हक है वो। मैं उसको प्रमाणित कर रहा हूँ, मुफ्त नहीं है। हाँ मुफ्त शब्द को मैं विलोपित कर देता हाँ हूँ। हाँ आपका ये बात से मैं सहमत हूँ। हाँ जनता के हित के अंदर में कि उसको वैक्सीन लगना चाहिए, बगैर पैसे के उसको दिया। हाँ, ठीक है। ठीक है कि आपको बगैर पैसे के वैक्सीन हम उपलब्ध करा रहे हैं, क्योंकि इस समय आपकी देश को जरूरत है, आपके जीवन की देश को जरूरत है। उस कालखंड में 12 दिन का समय देखेंगे, जब राज्य सरकारों को कहा कि इस बात को राहुल जी ने ही कहा था कि आप जो है वो 18 साल से ऊपर को वैक्सीन लगाए, शुरुआत वहां से हुई थी। तो 18 से 25 वालों को जो है राज्य सरकार वैक्सीन ले ले और लगाए अपने खजाने से, क्योंकि केंद्र के पास में जो खजाना है उसमें से आपको तो एक हिस्सा दे चुकी है केंद्र ने, तो आपका भी एक कर्तव्य होता है कि इसके अंदर भागीदार बने। लेकिन 1 रुपया जमा नहीं किया। इस सरकार के पास में उस समय में 507 करोड़ रुपया था। वो पैसा जनता का था, जिसको दारू के अंदर में, शराब की बोतल में 10 रुपया 20 रुपया शेष लगाया था। वो शेष का पैसा था कि इस कोरोना काल खंड के निपटने के लिए आपने जनता से पैसा इकट्ठा किया था, उसको यूज नहीं किया आपने, और आज तक के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज नहीं किया आपने। चलो, मुझको लगता है हम कोरोना पे पर्याप्त बात कर चुके हैं। बहुत सारी बात और हो सकती है, लेकिन दूसरे मुद्दे धरे रह जाएंगे। मैं एक दूसरे मुद्दे पे आना चाहता हूं, जो आप भी बीच बीच में उठाते रहते हो, जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, जिसमें केंद्र सरकार से भी पैसा आता है, राज्य से भी पैसा मिलता है, म्यूनिसिपल एरिया में काम करता है वो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। अफसर हैं उसमें, शायद आप भी उसमें मेंबर हो या नहीं हो, मुझको नहीं मालूम। ये स्मार्ट सिटी की पूरी धारणा जो है, ये निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को अलग रख के बनाई गई है। ये अफसर चला रहे हैं इसको अपने मर्जी से। आप भी उसकी गड़बड़ियों के बारे में कई बार बोलते हो, मुझको याद है। भ्रष्टाचार हो रहा है, गड़बड़ी हो रही है, ये हो रहा है। ये स्मार्ट सिटी की ऐसी योजना क्यों है यहाँ पर या दूसरी जगहों पर भी होगी, जिसमें अफसर मनमानी कर सकें और निर्वाचित प्रतिनिधियों का कोई काबू ना रहे उनके ऊपर? देखिए, क्योंकि मैं 2 बार मेयर रहा, उसके साथ में देश की जो स्मार्ट सिटी है, जो अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग कमेटी है, उसका स्टैंडिंग कमेटी का मैं भारत सरकार की उसमें सदस्य हूँ। उन 19 लोगों में हूँ जहाँ पे हम लोग जो है देश के बारे में बजट बनाने का काम करते हैं। और हिमाचल को अगर छोड़ दें तो मैं देश के लगभग सभी राज्यों में जा चुका हूँ। कमेटी जो टूर होता है, जो हम लोग को स्टडी टूर जिसको कहते हैं, जहाँ पर हम उस राज्य के चीफ सेक्रेटरी से लेके सारे अधिकारी, लगभग 60 से 70 अधिकारी रहते हैं, उनके साथ में हम समीक्षा करते हैं। 1 दर्जन से अधिक विभाग जो है अर्बन के अंदर में आते हैं। हटको है, जो अन्य विभाग है, ये सारे विभाग आते हैं, सारी बैंकें आती है उसके अंदर में। तो मैंने देखा कि इस पूरे देश के अंदर में 3 शहर, ये 100 शहर है इस स्मार्ट सिटी में। और प्रधानमंत्री मोदी जी की कल्पना ये है इस स्मार्ट सिटी को लाने के लिए कि जो बाहर का टूरिस्ट आता है वो इस देश में, उसके पास में विकल्प हो अनेक शहरों में जाने का। तो केंद्र और राज्य का जो पैसा जो है, उसकी अंश है, उस पैसे से जो है वो हम इसको उस शहर को डेवलप करें। और इस शहर को हम जो डेवलप करेंगे वो आने वाले 30 साल 40 साल के लिए करें, ताकि एक समस्या से वो शहर मुक्त हो जाए। तो इसके लिए 2 चीजें हमने लेके आई। एक स्मार्ट सिटी के साथ में एक अमृत मिशन लाया। उस अमृत मिशन के अंदर में जो है वो जो है वहाँ पे अच्छा पानी लोगों को मिल जाए, 24 घंटा पानी की व्यवस्था हो जाए, नालियाँ ठीक हो जाए, वहाँ पे गार्डन ठीक हो जाए। ये कुछ उसके अंदर में ऐसे 13 उसके अंदर में प्रावधान है। तो इसे दूरगामी प्रधानमंत्री मोदी जी की कल्पना थी। लेकिन जब देश भर के अंदर में मैं घूमा तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे कहा जाए कि अगर भ्रष्टाचार या बेलगाम काम या जो काम होने चाहिए उसको छोड़ के सब काम होना, उसमें रायपुर फर्स्ट है। और ये बात को जब मैं बोलता हूँ तो मुझको दुख होता है, क्योंकि शहर में मैं 2 बार मेयर रहा हूँ और मैं अपने शहर की बदनामी करना यानी मेरे लिए बहुत कष्टदायक होता है। तो मैं बहुत अच्छे शब्दों में ही मैंने केंद्र में बात रखा था। और उसके बाद जयपुर को देखेंगे,
अजमेर को देखेंगे, यहाँ पर भी जो है खुला भ्रष्टाचार किया। इस प्रकार से आधा दर्जन शहर है जहाँ पर अगर देखने को मिलता है। तो इन सब में भी अगर तुलना करेंगे तो रायपुर सबसे आगे है पूरे देश में, पूरे देश भर के स्मार्ट सिटी के भ्रष्टाचार में रायपुर पूरे देश में सबसे आगे है। सबसे आगे। इसीलिए जो है जब मेरी बात को जब मैंने अपने सही स्थान पर एक बार नहीं 3 बार जब मैंने रखा, तो इन 100 स्मार्ट सिटी में केवल एकमात्र रायपुर शहर है जिसकी जांच करने के लिए केंद्र तैयार हुआ। और हैदराबाद की एक एजेंसी जो है उसको हमने हायर करके यहाँ पे जांच के लिए उसको डिप्यूट किया है, वो जांच कर रही है। तो क्या आता है, लेकिन उसकी भी एक सीमित एक चीज़ मुझको बतलाइए, ये रायपुर वही शहर है जहाँ पे मुख्यमंत्री से लेके शहरी विकास मंत्री रहता है, मेयर रहता है, सभी लोग रहते हैं यहाँ पे, और अफसरों में भी चीफ सेक्रेटरी से नीचे तक तमाम लोग रहते हैं। इतने लोगों की नज़रों के सामने इस दर्जे का भ्रष्टाचार कैसे हो पाता है? हो रहा है, यही आश्चर्यजनक है। हो पाता नहीं, हो रहा है। अब इसके मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको। केवल आरोप लगाने से अच्छा नहीं होता। शहर का, क्योंकि मैं जिम्मेदार मेयर भी रहा हूँ। आप चौक चौराहे देखिए, क्या इसके लिए पैसा है? ये स्मार्ट शहर बनाएगा क्या? आप उस चौक चौराहे के अंदर में करोड़ों रुपया आपने खर्च कर दिया। देश का पैसा भी बर्बाद हुआ, राज्य का भी हुआ, क्योंकि दोनों का अंश है। इसके अंदर में चौक चौराहे वो आज वापस खंडर हो गए। चाहे आप यहाँ पर विद्याचरण जी का चौक, ओसीएम चौक जिसको बोलते हैं, वहां जाके देखिए, आपको एक खंडर मिलेगा। आपको राजीव गांधी जी का चौक देखेंगे, आपको खंडर मिलेगा जहाँ 60-70 लाख 75 लाख रुपया लगा है। और यहाँ एक्चुअल जो काम होना चाहिए, आपने कहा कि आप मेंबर होगे कि नहीं होगे, ऐसा नहीं है। हम ही ने जो है वहाँ पर पहल करके एक एडवाइजरी कमेटी का हमने प्रावधान रखा। क्योंकि मैं मेयर होने के कारण सारे सांसद वहाँ पे जो चेयरमैन जो हैं वो सब मेरी बात को सुनते हैं एक अनुभव के आधार पे, और उसको फॉलो भी होता है मेरे कहने पे। ऐसा नहीं है कि मैं केवल बात रखने वाला सांसद नहीं हूँ, उसका मेंबर नहीं हूँ। फॉलो करके हम देश भर के अंदर में एक एडवाइजरी एक फोरम बनाया उसके अंदर में, जिसका सांसद चेयरमैन होगा। तो इस एडवाइजरी कमेटी के अंदर में जो उस दायरे में आते हैं वो सभी विधायक रहेंगे, मेयर रहेगा उसके अंदर में, और जो शहर के विशेषज्ञ लोग हैं, अन्य क्षेत्र के लोग, या जो संस्थान के लोग हैं, जैसे एनआईटी के हैं, आईआईटी के हैं, ये सारे लोग उसके अंदर में। तो यहाँ पर है ऐसी कमेटी? रायपुर में भी है। और ये जब एडवाइजरी कमेटी ने जो मेरे चेयरमैनशिप में जो बैठकें हुई है, जिसके अंदर में 3 तो कांग्रेस के ही विधायक हैं, जो हमने एडवाइस किया उसको काम नहीं किया। और आपको सुनने में एक आश्चर्य लगेगा, जब मेरे को अगर ये मालूम होता है आपके यहाँ सवाल है, तो मैं कुछ लिटरेचर प्रमाण के लिए आपके पास लेकर आता। इन्होंने 54 काम भारत सरकार के पास भेजे जो हम करेंगे, वो 54 तो नहीं किया, बता रहे 54, वो कर कितना दिया बताया? 393 काम। तो ये जो काम है, तो जब इसको हमने पढ़ा तो नाम लेना ठीक नहीं है, कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं जो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, मेरा इशारा काफी है, उन्होंने भी कहा ये आश्चर्यजनक बात है। वो भी हमारी कमेटी के अंदर में, और जो कांग्रेस के 3 विधायक हैं, एक राष्ट्रीय नेता भी रहे, वो सब लोगों ने आश्चर्य किया। मतलब देखो, ये कांग्रेस भाजपा नहीं है, ये काम के कल्चर को सुधारने के लिए हम लोग यहाँ पर नियुक्त हुए हैं। तो सबने सहमति हुई, ये जो जांच का कारण वही बना। तो ये रायपुर शहर जो है, ये एक ऐसा शहर है जहाँ पर जो स्मार्ट सिटी अपने आप में एक बॉडी है, जो आपका सवाल का उत्तर दे रहा हूँ। इसको टेंडर करने का अधिकार है, सर्वाधिकार है, इसका सीओ जो होता है उसको अधिकार वही मैं देखता हूँ। इसलिए दिया कि नगर निगम की जो टेंडर प्रक्रियाएं होती है उसमें हम स्मार्ट शहर वर्षों में नहीं बना पाएंगे, उलझ जाता है। पार्षद अपनी नाली सड़क में बिजली में आ जाता है, तो शहर की पूरे शहर की जो समस्या का निराकरण करने की जो सोच जो है वो डेवलप होगी आपकी एडवाइजरी कमेटी में, जो फोरम में जो बैठे हुए लोग हैं उनके आधार पे, और भारत सरकार को जो आप। लेकिन आप जो बतला रहे हो वो कमेटी अपने नाम से ही एडवाइजरी कैपेसिटी की कमेटी है, सलाहकार समिति है, वर्किंग नहीं है, वो केवल सलाहकार है। जो एक्चुअल काम कर रहे हैं वो सारे के सारे अफसर हैं वहाँ पे,
जो फैसले लेते हैं, आपने सलाह दे दी, आप खुद ही कह रहे हो कि उन्होंने नहीं किया उस हिसाब से काम, तो आपका कोई काबू नहीं है उनके ऊपर में। लेकिन जिन अफसरों ने अपने मर्जी से काम किया है वो निर्वाचित जनप्रतिनिधि के प्रति जवाबदेह नहीं है। मेरा ये मानना है कि लोकतंत्र में चाहे भारत सरकार रहे, चाहे राज्य सरकार रहे, चाहे स्थानीय संस्था रहे, म्यूनिसिपल और पंचायत, इनको जवाबदेह तो रहना चाहिए निर्वाचित लोगों के प्रति। यही लोकतंत्र है। ये आपने स्मार्ट सिटी के नाम पे एक ऐसी संस्था खड़ी की है जो निर्वाचित लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं है। आप एडवाइस दे रहे हो, एडवाइस दे तो सुन लेंगे। नहीं, देखिए, मैं बात से आपकी सहमत इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूँ। लेकिन इसके अंदर ये जो प्रावधान है, ये जो जांच के कारण बनते हैं, उसका कारण यही है कि अगर ये सोच रहे हैं, अफसर सोच रहे हैं कि हम बच जाएंगे, तो बहुत गलत सोच रहे हैं। ये देश भर के अफसर जो आईएएस है ना, ये अपनी जो है वो नौकरी खराब करने वाले हैं। ये बहुत गलत फहमी में है कि हम जो है यहाँ पर बच जाएंगे और हम भ्रष्टाचार करके निकल जाएंगे, तो फाइलें मरती नहीं है। अब ये जो एडवाइजरी कमेटी नहीं दे रही है, उसका आप उल्लंघन कर रहे हो, वो जो मिनट्स में है, उसका खामियाजा आपको आज नहीं तो कल भुगतना पड़ेगा। कोई आएगा, शिकायत करेगा तो आपका सामने में आएगा। और उसका उदाहरण है यहाँ पर रायपुर के अंदर में, ये जो 5-6 आईएएस अफसर है ना, ये सब अभी दौड़ धूप कर रहे हैं। तो अच्छा नहीं होना है। अब ये बात को मैं बहुत डिटेल में नहीं कहूँगा क्योंकि ये गोपनीय बातें रहती है, लेकिन इस शहर के अंदर में मैं इतना ही कहूँगा सुनील जी कि जो काम होना चाहिए था कि वायरों का जंजाल फैला हुआ है नहीं, लेकिन ये 5-6 अफसर दौड़ भाग कर रहे हैं, तो इसमें स्मार्ट सिटी में थोड़ी 5-6 अफसर, ये 5-6 अफसर थे कालखंड के अंदर। दुर्भाग्य यही रहा, इसका दुर्भाग्य यही है कि जांच के अंदर सबसे बड़ी कठिनाई ये आ रही है कि हर अफसर जो है कालखंड में ट्रांसफर होता गया। तो एक से ज्यादा दुर्भाग्यजनक है। आप बोल रहे हैं, मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, जबकि स्थायी रूप से प्रावधान है ये कि स्मार्ट सिटी का जो सीओ होगा वो कम से कम 2 साल से अधिक समय तक के वो जवाबदेह रहे अपने कालखंड के अंदर में जिस काम को स्वीकृत किया, कंप्लीट करा। 2 साल के पहले हटते गए, यहाँ 6 महीने में हट गए, तो आपके 1.5 महीने में हट गए सीओ लोग जो है। तो ये सीओ म्युनिसिपल कमिश्नर ही रहते हैं कि अलग रहते हैं? कमिश्नर, फिर बीच में 2 लोग अन्य बैठाए थे। जब मैंने शिकायत किया था तो लगा कि थोड़ा ठीक ठाक करने बैठा दिया जाए, तो दूसरा बहुत सीनियर अफसर को बैठा दिया था। अब मैं एक और बात के ऊपर आता हूँ कि जो विधानसभा सीटें आपकी लोकसभा क्षेत्र में आती हैं, इसमें क्या स्थिति है अभी? जो कांग्रेस के विधायक जहाँ पे हैं, जैसे रायपुर शहर 4 में से 3 विधायक कांग्रेस के हैं, एक बृजमोहन जी हैं, तो इन 3 सीटों पे क्या स्थिति है आज? राजनीतिक स्थिति, आपकी पार्टी, उसके कैंडिडेट, इनकी राजनीतिक स्थिति क्या है? आप क्या बोल के वोट मांगने जाओगे विधानसभा चुनाव में? देखिए, अपने आप में स्मार्ट सिटी और रायपुर शहर और नगर निगम, अच्छा, ये रायपुर की चारों विधानसभा को प्रभावित करेगी। मैं अपने अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ। यानी आप कह रहे हैं कि नगर निगम और स्मार्ट सिटी के मुद्दे जो हैं, मुद्दे तो है, लेकिन जिस प्रकार से नगर निगम ने जो दुरुपयोग किया है, भ्रष्टाचार तो किया, वहां तक तो ठीक है, समझे, वो तो अपने आप में पाप है। लेकिन उसके साथ में बड़ा पाप जो किया है, इस शहर की फिजा को बिगाड़ना, और इस शहर को जो इन्होंने कहना चाहिए कि मीना बाजार बना दिया। सारे तालाबों के अंदर में चौपाटी बना देना, गार्डन के अंदर में चौपाटी बना देना, अपने लोगों को उपकृत कर देना, कुछ विशेष लोगों को उपकृत कर देना। तो ये शहर के अंदर में एक पार्ट ये हो गया। दूसरा पार्ट है कि अपराध बढ़े। ये एक अपराध की जड़ को पहले स्थापित किया, जो पेड़ उगा, यहाँ से अपराध बढ़ना चालू हुए। रायपुर शहर में आपने कभी पैदा हुए इस शहर के अंदर में कैसे खुलेआम पिस्टल चलते हुए हमने नहीं देखा। गोलियां चल जाए, वो 5वें मंजिल में गोली मार के जो है वो उसका कांच फूट गया। लेकिन वो कांच फूटा था, मुझको याद है, इस प्रेस से आधा किलोमीटर दूर। हाँ, मतलब आपके ऑफिस से आधा किलोमीटर दूर रामावतार जग्गी को गोली मारी गई थी। जोगी मुख्यमंत्री थे उस समय, आपको याद होगा। तो उसी का परिणाम हुआ ना जोगी जी की जो दुर्दशा हुई। अपराध, हिंसा, इसको हम लोग छत्तीसगढ़ के लोग कभी स्वीकार नहीं किए। और खुलेआम ज्वेलर्स के अंदर में घुस के जो है
गोली मारकर उसको लूट कर ले जाना, अनेक अपराध यहाँ पे तरह तरह के अपराध आ गए। हाँ, तो चरस, गांजा, ड्रग्स। ये सरकार की पकड़ ढीली है कि इसके लिए कांग्रेस पार्टी के लोगों को आप जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? इसके अंदर में सरकार की पकड़ ही नहीं है। सरकार जो है एक लिस्ट निकाल दिया है कि इतना पैसा दो और आप ये इस पद को प्राप्त कर लो। ऐसा तो उसके कारण इन अधिकारियों ने उस पैसे को प्राप्त करने के लिए जो है एक कंपटीशन पैदा हुआ। और मैं कहता हूं कि अफसर नहीं है, ये सब जो है केशियर बन गए। ये एक दुर्भाग्यजनक बात है। सब कोषाध्यक्ष बन गए, लूटने का काम। पुलिस के अंदर लगाम नहीं। कुछ पुलिस, ऐसा नहीं कि सारी पुलिस खराब है, हाँ। कुछ पुलिस जो है वो काम करना चाहती है, ट्रांसफर हो जाता है। अच्छा। मैंने एक बताया था एक टीआई को कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है, वहाँ पे जाके कार्रवाई करना चाहिए भाई, एक मानवीय दृष्टिकोण से करना चाहिए, मर जाएंगे लोग वहाँ पर। उसने जाकर कार्रवाई किया। मेरे को आश्चर्य हुआ, मैंने कभी ऐसा जीवन में नहीं देखा कि 6 घंटे में उसका ट्रांसफर हो गया। किसी मुजरिम पे कार्रवाई करने हाँ, मुजरिम पे कार्रवाई करना, 6 घंटे के अंदर उसका ट्रांसफर हुआ। मेरे को इतना दुख हुआ, मैंने बोला चिंता मत करो। मैं चिंता नहीं कर रहा हूँ सर, आपने कहा, मैंने काम किया। बोले मैं जहाँ जाऊँगा काम करूँगा, लूप लाइन में रहूँगा, ठीक है, घर परिवार ठीक करूँगा। बोले तो ऐसे अफसर हैं, अच्छे अफसर भी हैं। और जो अच्छे अफसर हैं उनको दबाव के साथ में जिस प्रकार से जो गलत काम करवा तो रहे हैं, ये आपको लगता है विधानसभा चुनाव में ये एक मुद्दा रहेगा? निश्चित तौर पे। और इसका मैं आपको बहुत सरलता से जवाब देता हूँ। पटवारी से लेके कलेक्टर तक के, एक हवलदार से लेके एसपी तक के, उसको नहीं मालूम मैं कितना दिन रहूंगा। एक कांग्रेस का कार्यकर्ता जाकर उसका ट्रांसफर करवा देता है। ये आप देख रहे हो, मैं देख रहा हूँ। मैं बड़ौदा बाजार के अंदर में सांसद बनने के बाद इतना परेशान हूँ कि मैं एक काम को कहता हूँ कलेक्टर को कि ये मेरा ये काम है भैया, वो कलेक्टर फाइल तैयार करता है जब तक कि उसका ट्रांसफर हो जाता है। 4 कलेक्टर तो मैं देख लिया हूँ। अच्छा। तो ये जो स्थिति है, और अभी अभी में मैंने 2 कलेक्टर देख लिया बहुत शॉर्ट पीरियड के अंदर में। तो वो बेचारा काम करता है, मेरी फाइल को आगे बढ़ाता है, उसका ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन आपकी फाइल आगे बढ़ाने के कारण थोड़ी होता होगा, नहीं, मेरी और फाइल चीजें आगे होती हैं। बढ़ाने के कारण नहीं होता। मेरी फाइल तो वाजिब रहती है कि मेरे को तो जनहित में है। न मैंने जीवन में ठेकेदारी किया, ना सप्लाई किया। एक बात मुझको बतलाओ, आपने जितनी अपनी 9 कॉन्स्टिट्यूंसी गिनाई हैं, इसमें से बहुत सारी तो ग्रामीण कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पे किसान है, मंडी है, उपज है, जहाँ लोगों को धान का अधिक दाम मिला है, जहाँ कर्ज माफ़ी मिली है किसानों को। उन कॉन्स्टिट्यूंसी में तो सरकार की सत्तारूढ़ पार्टी की हालत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने इतना दाम तो देश में किसी प्रदेश में नहीं मिला धान का। उसका कारण है, मैं जब गांव-गांव में जाता था तो आज से कहा जाए कि 1.25 साल 1.5 साल पहले तक के हमारी स्थिति बहुत खराब थी। ये सत्यता है, हम मान रहे हैं इस चीज को। लेकिन इन 1.25 सालों में जो है हम एक बेहतर स्थिति में आ गए। अब सरकार बन जाएगी हमारी। ये कैसे जादू हो गया? मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो 1.25 सालों के अंदर में जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी का जो अहंकार है, 2500 रुपये दे रहे हैं, 4 किस्त दे रहे हैं, किस्त कब मिलेगी भरोसा नहीं है। और रकबा को काट दिया उन्होंने। लेकिन अगली फसल के पहले मिल जा रही है। गांव का जो आक्रोश मैं किसानों को बता रहा हूँ, ये एहसान नहीं कर रहे हैं। इन्होंने 2500 रुपये 4 किस्त में, उसमें रकबा काटा। 3 बोरी जो है प्रति एकड़ जो वर्मी खाद इनके सर पे लाद दिया, वो काली मिट्टी पीस के दिया। ठीक है, तो किसान को लगा कि मेरे को मिल क्या रहा है, ये अब समझ रहा है किसान। एक चीज। दूसरा चीज है कि पंचायत के अंदर में 1 रुपया नहीं दिया, 1 रुपया इन 4.5 साल में 1 रुपया नहीं दिया। इसको मैं बार बार बोल रहा हूँ, जनता देखेगी, उसको स्वीकार करेगी। और विकास काम ठप हो गया। नाली लेकिन सुनील, मैं 1 मिनट धान वाली बात पूरी कर लूँ, नहीं तो अधूरी रह जाएगी। कर्ज माफी तो हुई, सबका कर्ज माफ हुआ एक सीमा तक का, क्यों नहीं हुआ? नेशनल बैंक का 1 रुपया कर्ज माफ नहीं हुआ भाई। कोऑपरेटिव बैंक्स का हुआ। कितने लोग हैं उसके अंदर? बहुत लोग थे। बहुत लोग नहीं है उसके अंदर, यही गलतफहमी है। उसके अंदर में संख्या जो है वो लगभग 60% लोगों की है। मान लिया 60% लोगों का कर्ज माफ, मान लिया। हाँ, मैं आपके आंकड़े को मान ले रहा हूँ, 60% लोगों का कर्ज माफ हुआ। ठीक है, धान की खरीदी जो है, इसमें तो जो क्वांटिटी सरकार बतला रही है
कि इतना धान हमने खरीदा, 1 लाख टन से शायद वो पार कर चुका है। छत्तीसगढ़ में पिछले किसी साल में इतना राइस 1,07,00,000 टन, हाँ, किसी साल में इतना पैडी प्रोक्योरमेंट नहीं हुआ था। ये पहली साल हुआ इतना, खुद इस सरकार के पिछले सालों में नहीं हुआ था। तो वो बढ़ते चल रहा है, तो वो पैसा कहीं ना कहीं तो किसान को मिल रहा है। नहीं, देखिए, ये भूपेश बघेल जी ने इतना धान खरीदा नहीं है, इसके पीछे केंद्र की बहुत बड़ी भूमिका है। क्या? 64 लाख मीट्रिक टन चावल जो है, पीडीएस का चावल छोड़ दिया जाए तो एक एक दाना चावल जो है वो केंद्र सरकार ने खरीदा है। हाँ, केंद्र सरकार ने जब पूरा चावल इस साल ले लिया, 64 लाख मीट्रिक टन, यानी 1 करोड़ 2-3 लाख टन धान से बना हुआ जो है वो धान को हाँ, जो है उससे मिलिंग से बना है। तो इनको लगा इन्होंने 2650 देंगे, 2800 देंगे, इसमें आ गए। तो केंद्र ने, मोदी जी ने ईमानदारी से आपके साथ में किया, और फिर उसके बाद में एमएसपी हमने बढ़ा दिया। ये जब बात किए थे 2500 रुपए की, तो उस समय 1650 था एमएसपी। आज एमएसपी हो गया आपका 2183 रुपया। हाँ, लेकिन राज्य सरकार तो उससे बहुत ज्यादा दे रही है। नहीं दे रही है ना, नहीं दे रही है ना, 2183 तो हम दे रहे हैं, हाँ, उसके केंद्र बाद दे रहे हैं। तो राज्य सरकार क्या दे रही है 2500 के अंदर में? वो राजीव न्याय योजना या ऐसा हाँ, तो किसी क्या नाम क्या से मिल रहा है, वही तो मैं 2-3 इंस्टॉलमेंट 2500 ही तो है ना। तो 2183 काट दो ना आप, क्या हुआ, 2200 ठीक है। रुपया काट दो, तो कितना दिया? 300 रुपए तो दिया भाई। हाँ। तो 300 रुपए की लालच के अंदर में न नाली है, न सड़क नहीं, है, अभी न अपन पानी है। नहीं, मैं अभी धान की बात करना चाहता हूं। मुझको ध्यान है पिछले विधानसभा चुनाव के पहले रमन सिंह जी के पास भी ये प्रस्ताव था। रमन सिंह जी की तरफ से मोदी जी को ये प्रस्ताव गया था कि हमको यहाँ पे धान बोनस, कर्ज माफ़ी, इनमें से कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी, और बीजेपी ने राष्ट्रीय स्तर पे मना कर दिया था कि नहीं, हमको नहीं करना है। सही बात है, मुझको अच्छे से याद हाँ, है, सही ये बात है। आप ही के लोगों ने बतलाया था मुझको ये। तो मेरा ये कहना है कि भाजपा का राष्ट्रीय लीडरशिप तो नहीं चाहती थी ज़्यादा पैसा देना जो जा रहा है उससे। ये तो भूपेश बघेल ने किया ना, जो ज़्यादा पैसा दिया। भले 3 किस्त में जा रहा है, लेकिन ये तीनों किस्त जो है अगले 4 में, चलिए, लेकिन अगले धान सीजन के पहले पहले तो ये चले जा रही है किस्तें। नहीं जा रही है ना, कितनी लेट नहीं जा रही है। चौथी किस्त तो दूसरे साल मिल रही है उसको। चलो, मिल जा रहा है, देर से मिल रहा है, लेकिन मिल जा रहा है चौथी किस्त। आपकी बात को मैं कर देता हूँ पूरा, आपका प्रश्न मैंने समझ गया। 4 किस्तें मिल रही है, हाँ, ठीक है। उसके बाद में जो है विकास ठप है धान का। आपका आ गया विषय। हाँ, हमने केंद्र में जो है वो हम भी 300 रुपये बोनस दे रहे थे। हाँ। 2 साल का हम नहीं दे पाए। हाँ। ये सत्यता है, जिसका खामियाजा हम भुगते हैं। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल, हम भुगते हैं, हम मान रहे हैं इस चीज को। तो उसके बाद में आने वाले समय के अंदर में मैं कहना चाहता हूँ कि किसान चिंता न करे। हम जो है इस राज्य के अंदर में जब अपना चुनावी घोषणा पत्र लाएंगे तो उसके हित में लाएंगे और बेहतर लाएंगे हम। तो किसान जो कांग्रेस आज कर रही है इससे जो बेहतर कांग्रेस नहीं कर रही है, ये शुरुआत किया रमन सिंह जी ने। कांग्रेस का दिमाग नहीं है ये, हमारी चीज को बढ़ाया इन्होंने। जो हमने किसानों के हित में 300 रुपया बोनस दिया था, उसको इन्होंने बढ़ाकर जो है वो 2500 रुपया किया। बोनस देना कहा था, लेकिन दिया नहीं था। हम 2 साल का नहीं दिए, 3 साल का दिए हम। हाँ, 2 साल का नहीं दिया। हाँ, 3 साल का हमने दिया। तो हमने शुरुआत किसानों की हमने की है, तो भूपेश बघेल जी ने नहीं की है। तो आपको लगता है कि पिछली बार जो 15 सीट में सिमट गए थे, उसमें ये भी एक वजह थी कि 2 साल का बोनस नहीं दिया? हाँ, हो सकता है, हो सकता है। बहुत सारे कारणों में ये भी एक कारण है, मानता हूं मैं इस बात को। लेकिन आने वाला समय बेहतर होगा। और अब हम आपको मैंने जो कहा, आप इन सीटों को आप जीतेंगे कैसे। हम 9 के अंदर में 9 विधानसभा जीतेंगे। हाँ। हम ग्रामीण क्षेत्रों में इसलिए जीतेंगे कि हमारे पास में किसान का समस्या के निराकरण के साथ में जो धान खरीदी के संदर्भ में हम विचार कर रहे हैं, उसके साथ में बड़ा चीज हमारा विकास रहेगा। जो दुर्गति पूरे छत्तीसगढ़ में हुई है, जो हम अपने लोकसभा में भी उसका हिस्सा के रूप में देख रहे हैं। जो एक गरीब हमारी माता बहन परिवार है, जो सपने में सोचता है कि मेरे को एक प्रधानमंत्री आवास मिल जाए, सर पे पक्की छत आ जाए,
उसके अंदर एक ऐसा घर हो जहाँ पे एक शौचालय, एक पानी की टोटी हो, एक ठो बिजली का बल्ब हो, उसको खत्म कर दिया। मैंने लोकसभा में 3 बार उठाया इस बात को। जब पहली बार आज से 2.5-3 साल पहले जब मैंने उठाया था, तो उस समय बहुत से सांसद, यहाँ तक कि राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार है वहाँ के सांसद, और आपके पंजाब के सांसद, उस समय पंजाब की कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, इन लोगों ने कहा सुनील सोनी आप झूठ बोल रहे हो। मैंने बोला पहली बार का सांसद जरूर हूँ, लेकिन झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं। और फिर जब मैंने 2 बार और उठाया तो बोले हम तो और प्रधानमंत्री जी से मकान मांग रहे हैं और ये मकान नहीं बना रहे, लौटा रहे हैं। ये तो 11,000 करोड़ रुपया जो अपना अंश नहीं देने के कारण ये लोकसभा में उठाया मैंने, आंकड़े सहित बोल रहा हूँ। 7,82,000 मकान का जो पैसा केंद्र ने 11,000 करोड़ रुपया भेजा था, वो बार बार के राज्य सरकार से आग्रह के बाद में नहीं किया, तो राज्य सरकार ने उसको पैसे को लौटा दिया। राज्य सरकार को लगभग 6,000 करोड़ रुपया देना था, उसने अपना अंश नहीं दिया। नहीं, क्यों नहीं दिया, मैं जानना नहीं चाह दिया। रहा हूं। ये केवल जो है उपहार देने के जो है, और अन्य उसके अंदर में जो है, अब जैसे इनका पैसा कहाँ लग रहा है, राजू मितान के अंदर में। नहीं, मेरे को अभी ये बात आप क्लियर करो, अटल आवास का बोल रहे हो ना आप? मैं प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री आवास में केंद्र से कितना पैसा आ रहा था यहाँ? 60-40 का रेशो है, तो 60% वहाँ का आ गया था। यहाँ 3 साल पड़ा रहा। 3 साल पड़े रहा। हाँ। और राज्य ने 40% हिस्सा अपना नहीं दिया और उस पैसे को लौटा दिया। तो तर्क क्या था लौटाने का? हम नहीं दे सकते, यानी हम ये 40% नहीं दे सकते। अब आप देखेंगे तो 4 लाख शहरी मकान और लगभग जो है 14 से 15 लाख ग्रामीण मकान, 18 लाख के आसपास जो है वो मकान आज भी रुके हैं। उसमें रोना जब आता है, जब मैं गांव में जाता हूँ तो वहां पर जब मैं देखता हूँ पहली किस्त मिला किसी को, उसने मकान को तोड़ दिया। हाँ। उसके बाद में दूसरी किस्त नहीं मिली, तीसरी नहीं मिली, बरसात के अंदर एक बेसहारा जिंदगी जी रहा है। उसका दर्द नहीं है भूपेश बघेल? नहीं, तो वो पहली किस्त मिलने के बाद बाकी की किस्त नहीं मिली है? नहीं मिली है। ऐसे बहुत से मामले हैं, हजारों मामले हैं। नहीं, तो इसमें तर्क क्या है राज्य सरकार का? राज्य सरकार ने कहा हम अपना हिस्सा नहीं देंगे। मैं बार बार आपसे यही ये जो पहली किस्त मिली थी, ये केंद्र के पैसे से थी? ये था भाजपा का सरकार के समय की। भाजपा की सरकार के समय लगभग 7.5 लाख मकान हमने पूरे किए थे। ये योजना जो है, ये योजना 2014 की है, ये 2019 की नहीं है। तो ये 2014 की योजना है। उन 4 सालों में 18 तक के भाजपा ने जो मकान बनाए थे, ठीक है, लास्ट में सरकार हमारी जाने के पहले जो हमने पहली किस्त दिया था, वो किस्तें हमारी नहीं मिली। और ये प्रधानमंत्री आवास जल जीवन योजना, जब मैं सांसद बना सुनील जी, मैंने जीवन में नहीं देखा था। मैं ग्रामीण हिस्सों में पहले बहुत कम घूमा था। जब मैं गोल गोल घूम कर देखा तो हमारी माता बहनें 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर से पानी लाना, उसके बाद बुजुर्गों की चिंता करना, बच्चों की चिंता करना, खाना बनाना, रात के सोती है क्या जीवन केवल मेरा मेहनत करने के लिए? उसकी आवाज को सुना मोदी जी ने। 2019 के बजट के अंदर में देश का सबसे बड़ा बजट 3,60,000 करोड़ रुपया जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय का, हर घर में नल लगाना। इसका टारगेट मार्च 2024 मार्च तक के जो है हम हर घर में लगा देंगे। इस बात को जब मैंने लोकसभा के अंदर में उठाया, मैंने कहा कि मैं मंत्री जी से एक सवाल करता हूं कि जो है यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अंदर में जो है वो बहुत धीमी गति से चल रहा है काम। हम 2020 में मैंने उठाया था इसको, तो मैंने उस समय कहा था कि मैं ये बहुत धीमी गति से, तो गजेंद्र शेखावत जी जो इसके मंत्री है, वो मेरे को कहे कि आज गुरुवार है, हम शनिवार के रायपुर चलते हैं और समीक्षा करके आते हैं। विशेष प्लान से हम यहाँ पर आए, समीक्षा किए, 6% काम हुआ था उस समय, टारगेट के अगेंस्ट, टारगेट का 6% काम हुआ था। तब वो फिर उसके बाद में जब अधिकारियों को फटकार लगाई, फिर उसके बाद में फिर थोड़ा काम टेंडर हुए इनके। और ये काम क्यों हुआ ऐसा, उसका कारण है कि भ्रष्ट सरकार, भ्रष्ट नीति।
अपने आप में ये सरकार, राज्य सरकार देश में पहली सरकार है जो कह रही कि हम भ्रष्ट हैं। उसका प्रमाण ये है जो है जल जीवन मिशन, यही सरकार टेंडर करती है। उसके बाद में जब विधानसभा के अंदर में आरोप लगता है तो यही सरकार निरस्त करती है। तो अपने आप में भ्रष्ट सरकार है, हम कह रही है वो। तो उसके कारण छत्तीसगढ़ 1.5 साल पीछे हो गया। और फिर उसके बाद आज से 1.5 महीना पहले फिर पिछले सत्र में जब मैंने इस बात को उठाया था शून्यकाल के अंदर में, तो फिर उसके बाद में प्रहलाद पटेल जी जो राज्य मंत्री है, अभी 1.5 महीना पहले समीक्षा की है। ये आपकी चैनल के यूट्यूब के लिए सबसे विशेष रहेगा कि ये जो लोग अगर इसको सुनेंगे कि कोई सांसद एक प्रमाणित बात कर रहे हैं। और उसके अंदर में जब हमने समीक्षा की तो मैंने प्रहलाद पटेल जी से पूछा कि देश का औसत प्रतिशत क्या है। तो उन्होंने कहा कि देश का औसत प्रतिशत जो है वो लगभग 62% है पूरे देश का, और छत्तीसगढ़ का। ठीक है। फिर मेरा दूसरा प्रश्न ये था कि कितने राज्यों ने इस योजना को कंप्लीट कर लिया, क्योंकि ये 2024 में खत्म होने वाली है। तो एक दर्जन से अधिक राज्यों ने 100% जो है अपनी योजना कंप्लीट कर ली, 1 दर्जन से अधिक। अच्छा। और 100% घरों के अंदर में नल लग गया। अच्छा। फिर मैंने यहाँ के अधिकारियों से पूछा आपका औसत कितना है? 23.6%। देश के औसत से आधे से कम। 23.6% कहाँ? ये छत्तीसगढ़ का। अभी फिर पिछले सप्ताह जब मैंने पूछा तो 33.6% या 7% ऐसा कुछ बताया, 33% के आसपास बताया। तो ये योजना 2024 से पूरी नहीं हो सकती। इस योजना के अंदर फिर मैंने दूसरी चीज पूछा अधिकारियों से, इसको मैं बहुत मन से आपको कंप्लीट कर रहा हूँ, 5 मिनट लग रहे हैं, क्योंकि इस योजना को जब मैंने फिर पूछा कि भारत सरकार में आपकी कोई फाइल रुकी है, तो हम मंत्री जी बैठे, आप बताइए 3 दिन के अंदर में आपको वो फाइल वापस लौट जाएगी, आपकी जो भी आपत्ति है। तो सारे अधिकारियों ने कहा कि हमारी भारत सरकार में कोई फाइल नहीं लौटी है। फिर मैंने कहा कि भारत सरकार से कोई पैसा आपको लेना है तो बताइए कि हम 7 दिन में आपको, भारत सरकार आपको पैसा देगी। तो मंत्री जी ने कहा 7 दिन नहीं सुनील, इसको बोलो 3 दिन में पैसा मिलेगा। तो मैंने कहा सुन लिया आपने मंत्री जी ने जो कहा वो। तो बोले हमको भारत सरकार से कोई पैसा लेना नहीं है, जितना हमने एस्टिमेट दिया था उससे ज्यादा पैसा हमको मिल चुका है। ये राज्य सरकार फिर ये ज्यादा पैसा मिलने के बाद में ये फिर हम ये परसेंटेज आंकड़ा कम क्यों? मैं बता रहा हूँ आपको, मेरी जो जानकारी है मैं बता रहा हूँ आपको। ये सवाल नहीं है, जानकारी है। ये मुझको पता लगा कि इस योजना में भयानक भ्रष्टाचार यहाँ पर था, भयंकर भ्रष्टाचार, जो आप नहीं बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ उस बात को। उसके बाद इस योजना के इंचार्ज अफसर को बदला गया और उस अफसर ने आने के बाद शायद 2 दिन 4 दिन के भीतर ही कुछ ऐसे अफसरों को सस्पेंड किया जिन अफसरों के बारे में ये था कि 600, 700, 800 करोड़ के टेंडर उन्होंने किए हैं और उसमें केवल घोटाला किया है। इसी सरकार ने उनके सस्पेंशन ऑर्डर में लिखा है कि उन्होंने क्या घोटाला किया। ये जल जीवन मिशन की बात मैं आपको बतला रहा हूँ। ये जो आगे मैं बोलने वाला था आपने बोल दिया, धन्यवाद आपको। इसका पूरा मैंने भी प्रकरण को देखा है। हाँ। लेकिन मेरा दर्द ये उसमें सरकार ने ही मंजूर किया है कागज पे कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, इसलिए हम इनको सस्पेंड कर रहे हैं। ये सुनील भैया मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को दुख इस बात का है, मैं भी मेयर रहा हूँ। इस शहर को 50 साल पानी की समस्या मुक्त हो, इसके लिए 150 MLD का फिल्टर प्लांट अपने समय में मैंने बना के दिखाया, बनाऊंगा नहीं, छुटा नहीं, बना कर दिखाया। 100% राइजिंग लाइन मैंने बिछाया इस शहर के अंदर में। और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए मेरा जब कार्यकाल खत्म हो रहा था 113 करोड़ रुपया छोड़ के गया था। 2010 में मेरा कार्यकाल खत्म हुआ है, आज हम 2023 में खड़े हैं। इस कालखंड के अंदर में टेंडर खेलना, उसके बाद में पैसे का अपव्यय, शहर की योजना का बता रहा हूँ। फिर मैंने सांसद के नाते मैं फिर सांसद के नाते मेरे को दर्द हुआ कि मेरा जो प्रोजेक्ट हो पूरा नहीं हो रहा है। 400 करोड़ से अधिक पैसा मैंने अमृत मिशन के अंदर में इनको दिलाया। आज यही सरकार जो है, आप बाहर जाकर घूम के आ जाइए, आज यही सरकार जो है आज से 20 दिन 25 दिन पहले जो सड़क बनाई थी उसको खोद के वापस डिस्ट्रीब्यूशन लाइन।
वो तो मैं पूरे तो शहर ये में देख रहा हूँ। विध्वंस, देखो ये भ्रष्टाचार, आपने जो कहा इसको मैं शहरी रूप से प्रमाणित किया। अब ये जो मिशन है इसके अंदर में, और इस मिशन के अंदर में मेरा दर्द ये है कि जिस गंगा जल को हाथ में लेके भूपेश बघेल जी आपने सौगंध खाई थी ना, जिसको जनता ने आपको 70 सीट दी है, बड़ा उस गरीब के घर में पानी पहुंच जाए, जल पहुंच जाए, उसके लिए आप भ्रष्टाचार कर रहे हो। इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है आपके लिए? इससे बड़ा पाप कोई नहीं है। जल जीवन मिशन का बड़ा भ्रष्टाचार मेरी जानकारी में था, जिस पे कार्रवाई बाद में अफसर को बदलने से हुई है। देखिए, ये जब योजना के बारे में मैं समीक्षा किया था, मेरा बीपी बहुत बढ़ गया था। इतनी निकृष्टता से व्यक्ति जो है वो नीचे जा सकता है, इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता। ये बतलाओ आप मुझको कि ये तो एक मुद्दा आपने बतला दिया जल जीवन मिशन का, और प्रधानमंत्री आवास का बता दिया, धान का हमने डिस्कस कर लिया। विधानसभा चुनाव में और कौन से मुद्दे रहने वाले ये हैं? अपराध है। और सबसे बड़ा जो है, जो शराब की बात इन्होंने किया था, पूर्णबंदी की, इन्होंने एक कसम खाई थी। हमने तो नहीं कहा कभी हम बंद करेंगे। आज इन्होंने ऑनलाइन दारू चालू किया। मैं जब गांव गांव में घूमता हूँ, बीए किया, बीएससी किया, बीकॉम किया, एमकॉम किया, एमए किया, लड़का जो है वो ऑनलाइन दारू 18 पौवा खरीद के जो है 17 पौवा पीना सीख गया, और 1 पौवा पीना सीख गया और 17 पौवा बेच रहा है। जिस नौजवान के हाथ में, पढ़े लिखे नौजवान के हाथ में जो है इस छत्तीसगढ़ की तस्वीर और तकदीर लिखने की कलम होना चाहिए, उसके हाथ में शराब की बोतल है। ये नौकरी दी आपने, ये दर्द है मेरा। और जब मैं घूम रहा था कोविड कालखंड के अंदर में, मैं खिलौरा के थोड़ा आगे में जब मैं पहुंचा था वहां पर, तो वहां पर चौक में जब मैं रुका तो एक बुजुर्ग दाई आई, तेहा सांसद है का? मैं बोला हो दाई, मैं सांसद हूँ। मोर बेटा मोर बात ला सुनना, कहा है कि 15 साल से मोर दोनों बेटा झगड़ा करके अलग रही से, अभी दारू बंद हो गए ना, मोर घर में बड़ा प्रेम आ गया। ये लॉकडाउन के समय में, लॉकडाउन बहुत प्रेम आ गया भैया, अब दारू लमत चालू कर गए। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा था, मोर घर बहुत ठीक हो गए। उस बुजुर्ग माँ के जब मैंने बात को सुना, अगर आपकी बंद करने की नियत होती ना, तो उस 50 दिन के दारू बंद होने के अंदर में आप कर सकते थे। लेकिन दारू आपका जो है भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा केंद्र बना। 2000 करोड़ रुपया अभी ईडी ने आपका पकड़ा, प्रमाणित हो गया पूरे देश के अंदर में कि हजारों करोड़, मैं तो कहता हूं इसके अंदर में 10,000 करोड़ से अधिक पैसा आपने खाया दारू के अंदर में, और ये पूरे देश के अंदर में प्रमाणित हुआ है। और आप बच नहीं सकते, नहीं बच सकते। और ये जो आपने जो काम किया ऑनलाइन दारू बेचकर, जो है ना, ये सब घर घर में, जो गांव गांव के अंदर में कोचिया बनाया, आक्रोश है महिलाओं के अंदर में। एक बात ये महिला वर्ग जो है सुनील जी, बहुत बड़ा वर्ग जो है वो भारतीय जनता पार्टी से अलग हटकर जो है कांग्रेस को वोट दिया था। इस सरकार के पीछे उनकी बड़ी भूमिका है। जाहिर है, 15 पे थोड़ी आ गए रहते पॉकेट में। तो आपको मैं बता देता हूं कि आप आज जो बोल रहे हैं सरकार कैसे लाएंगे, हम माता बहनों के दम पे लाएंगे, हम किसानों के दम पे लाएंगे, हम सरकार, हम युवाओं के दम पे लाएंगे। जिन युवाओं को 2500 रुपये बेरोजगारी, अभी इतने 2500 रुपये भत्ता देने के लिए इतने शर्तें लगा दिया। हमारे समय तो यही भूपेश बघेल जी ने विधानसभा में कहा था 13 लाख लोग हैं बेरोजगार। कहाँ गए भाई, कहाँ है? मिल कितने रहे? 76,000 86,000 आप बता रहे हो आंकड़े। तो अपने आप में एक मजाक है। लेकिन हो सकता है उन्होंने जब विधानसभा में कहा तब से अभी तक बाकी लोग रोजगार से लग गए। रोजगार हो गया, मैंने उदाहरण दिया ना, तो ऑनलाइन दारू बेच के वो रोजगार भी कर रहा है, आय स्तर बढ़ा रहा है वो, ये बेरोजगारी दूर किया है। ये बतलाओ मेरे को आप, ये दारू का इतना नुकसान आपको दिख रहा है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी अगले चुनाव घोषणा पत्र में दारूबंदी की बात सोच सकती है? नहीं, दारूबंदी के विषय में भारतीय जनता पार्टी जो है कैसे आने वाले समय के अंदर में हो, ये सोचेगी। और इसके लिए मैं आज एथेंटिक नहीं हूं कि इस बात को मैं कर पाऊँ। लेकिन हम जो है, लेकिन मोदी जी जिस गुजरात में लंबे समय तक राज किए हैं, उस गुजरात में तो करीब करीब हमेशा से दारूबंदी चल रही है। देखिए, दारूबंदी एक अलग विषय हो सकता है। मैंने जो आपके सामने विषय रखा, वो छत्तीसगढ़ का जो जिस प्रकार से मजाक किया इन्होंने घोषणा पत्र के अंदर में, बंद करेंगे, ये झूठ जो है, इस झूठ को आपने परोस कर वोट लिया। आपको लगता है कि वोटर इतना याद रखता है? वोटर को तो याद इसलिए है कि रोज वो गांव के अंदर प्रताड़ित हो रहे हैं।
वो भूल ही नहीं पा रहे हैं, वो भूल नहीं पा रहे हैं। और जो पीने वाला है ना, वो कह रहा है रेट अलग बढ़ गया, ब्रांड नहीं मिल रहा है। तो ये दारू जो है वो आम लोगों के सतत जीवन के अंदर में जुड़ गया, तो भूलेगा कहाँ से? तो रोज की प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया होती जो 2 साल पहले रहता, कुछ करते ये लोग अच्छा काम। हाँ, तो एक भ्रष्टाचार का इन्होंने एक योजना बनाई और उसके अंदर में 3-3 हिसाब रख रहा है। सुनील जी, आपने खुद, आपके अखबार ने लिखा है, छत्तीसगढ़ ने, कि एक दुकान के अंदर में जो है वो 2,65,000 2,68,000 का हिसाब नहीं मिला। हाँ। एक दारू दुकान के अंदर में, और सरकार उसको कुछ नहीं कर रही। वो 3-3 हिसाब रखा है भाई, तो मिलेगा कहाँ से? एक अवैध दारू का हिसाब रख रहा है, एक जो है वो ऊपरा पैसा ले रहा है, 10 रुपया 20 रुपया, उसका हिसाब रख रहा है। तो वो भी देखा, मेरा भी कुछ हिसाब निकल जाए इसमें। अभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी ईडी जो है वो काफ़ी मेहनत से जांच कर रही है तमाम मामलों की। तो आपको लगता है कि ये जांच जो है ये अगले कुछ महीनों में किसी किनारे पहुंचेगी या चुनाव आके चले जाएगा? देखिए, जांच जो हो रही है वो ना भारतीय जनता पार्टी के कहने पे हो रही है, ना सरकार का कोई है। नहीं, मैं तो केंद्र सरकार की एजेंसी कह जांच में रहा हूं। हम लोग इसलिए नहीं कह सकते कि जांच जो है वो, देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 से एक बार नहीं अनेक बार कहे कि जो इस देश के अंदर में जो है वो राज्य का, देश का पैसा लूटेगा वो जेल जाएगा। तो स्पष्ट नीति है केंद्र की कि जो भ्रष्ट तबके हैं वो जेल में जाएंगे, और जाना चाहिए उनको। और उसके लिए कहीं भी जो कुछ करना है, एजेंसियों को स्वतंत्र कर दिया। जहां तक कर सकते हो, जो कर सकते हो सब करो, लेकिन ये भ्रष्ट पैसा जो है बाहर निकलकर विकास में लगे, उन संपत्तियों को कुर्क करो। आपको ये लगता है कि छत्तीसगढ़ में जिस भ्रष्टाचार की बात ईडी ने कोर्ट में सामने रखी है, ये भ्रष्टाचार लोगों को, वोटरों को चुनाव के दिन अपील करेगा? निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा वर्ग है जो तबका ईमानदारी से काम कर रहा है, और जो तबका चाहता है कि इस छत्तीसगढ़ में जो अपराध बंद हो, भ्रष्टाचार बंद हो। दे कौन रहा है? वो ये तो दे रहे हैं, वोटर ही तो पैसा दे रहा है। हाँ। तो वोटर स्वाभाविक है, प्रताड़ित है, तो बदलेगा वो कि ये भ्रष्ट सरकार है, इसको हटाओ। अब एक बात बतलाइए मुझको, आपके पार्टी के 15 या उससे कम ही विधायक रह गए हैं, ठीक है? तो 75 तो नए चेहरे सामने रखने का वैसे भी आपके पार्टी में एक स्कोप है, अभी संभावना है। देखिए, तो ये जो मैं सवाल आप कर रहे हैं, इसका चिंतन केंद्र और राज्य के और जो अनन्य जो है वो लोग कर रहे हैं, और उनका ही अधिकार है। नहीं, मैं उसको एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ उसमें, कि क्या इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एक सांसदों को भी चुनाव लड़वाएं विधानसभा आपकी का? बात समझ गया, इसलिए टोक के आपको मैंने पहले जवाब दिया कि केंद्र को फैसला लेना है कि कौन कहाँ है, कौन जीतने वाला है, और किसका क्या उपयोग होना चाहिए। क्योंकि मैं आपके सामने में एक ऐसा उदाहरण बैठा हूँ कि जो टिकट मांगना तो दूर, सपने में भी नहीं सोचा था मेरे को सांसद की टिकट मिल जाएगी, मिल गई। जनता का इतना अपार इसने कि वो 3.5 लाख मोदी जी सबने दिला दिया। हाँ। तो ये अद्भुत है, मेरे जीवन के लिए अद्भुत है। तो इसलिए मैं ये बहुत ज़्यादा सोचता नहीं, और इस विषय में मैं बहुत ज़्यादा जानकारी भी नहीं रखता हूँ। एक चीज़ मुझको बतलाइए, आम चर्चा ये है कि छत्तीसगढ़ भाजपा एक किस्म के सन्नाटे से गुजर रही है। यहाँ भाजपा के नेताओं को ये समझ नहीं आ रहा है कि चुनाव में इनकी क्या भूमिका रहेगी। अब नहीं लग रहा होगा। अब भारतीय जनता पार्टी सड़क पर दिख रही है, लेकिन ये पिछले खासे अरसे से ये लग रहा था। इस लग रहा होगा, तो अब नहीं लग रहा होगा। अब मैंने कहा ना, इस साल भर में जो है भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे निकल गई, और हम सड़क पर हैं आज। चाहे पीएससी घोटाला का मामला हो, आपको आश्चर्य होगा कि जब मैं और सूर्या जी हमारे साथ सांसद है, वो हम दोनों जन नालंदा अच्छा, गए। मैं नाम सुन के थोड़ा चौंक गया था। छत्तीसगढ़ आपका छत्तीसगढ़ का सूर्या नहीं, हाँ। सांसद तेजस्वी सूर्या जी। हाँ। हम लोग जब नालंदा गए थे और जो बच्चों का आक्रोश देखा, ये जो पास हुए इन्हीं के साथ बैठ के पढ़ने वाले लोग हैं, और इनके सवाल हैं, भूपेश बघेल जी को चिंता करना चाहिए इस प्रकार की कि कैसे सवाल आप कर रहे हो कि राजनांदगांव के अंदर में भूपेश बघेल जी जो है वो क्या बोलते हैं, क्या लगा रहे हैं, वो क्या लगा रहे हैं ना, हर विधानसभा में जाके एक ठोक मीना बाजार। हाँ।
हाँ, वो जनता से मुलाकात, भेंट हाँ, मुलाकात भेंट मुलाकात। कब किए थे? उस बच्चे का नॉलेज आप क्या क्या मापदंड है, नापने का क्या मापदंड है? हमने छापा था इस बात को। हाँ, मतलब मैंने सुना जब उनको, तो बच्चे लोगों ने जो जितना चीज कहा, साहब ये चीजें जो बदले हैं इसको बदल डालिए साहब, मर जाएंगे हम। हमको 3 साल होगा यहाँ पे रायपुर में, हम यहाँ पे बैठे हैं, हमारे माँ बाप का पैसा खर्च हो रहा है, मकान किराए का लेके बैठे हैं, खाना नहीं मिल रहा हमको ठीक से, हम अच्छे परिवार के लोग हैं, भुखमरी में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। आप परसेंटेज देखो कहाँ कितना वो था, उसका क्या बताया, मैं बहुत ज़्यादा मेरे को नॉलेज नहीं है, डबल टिबल कर दिया अपने हाथ के अंदर में। हाँ, मतलब जो चाहेंगे वही पीएससी क्लियर करेगा, ये सरकार की दादागिरी। और ऐसी ऐसी चीज़ें हुई है जो हम तो जीवन में नहीं सोच सकते थे। तो ये जो दर्द है, देखो मैंने कहा ना आपको कि ये सभी हिस्से के अंदर में अगर देखोगे तो आपको दिखेगा ये। और एक सांसद के रूप में मैं तो ये अभी आपके चुनाव के पहले तो विधानसभा का चुनाव होना है, तो आपको लगता है कि इस विधानसभा चुनाव में भाजपा को काफ़ी सीटें बढ़ेंगी? 100%, इसमें कोई दो मत नहीं है। आप देखना 100% अगर हम बेहतर स्थिति में सरकार बनाएंगे। नहीं, आप 100% बढ़ने का बोल रहे हो, तो उसका मतलब 15 से 30 होना है। नहीं, 100% बढ़ने का नहीं कहा, 100% सरकार में आएंगे ये कहा। मैं अपनी बात को आपकी बात को मैं सुधार लूँ, मेरी बात ठीक थी, आपने कंफ्यूज कर रहे थे। मतलब हम जो है 100% सरकार में आएंगे, तो कोई नहीं रोक सकता। और जनता हमको लाएगी। जो आक्रोश हमने झेला है 2018 में, हाँ, वही आक्रोश आज भूपेश बघेल जी ने पैदा किया है, कांग्रेस को झेलना होगा। ऐसा ये बस परिवर्तन इतना है। और इसके अंदर में आज छत्तीसगढ़ बहुत बेहतर हो सकता था। एक सांसद के रूप में अगर मेरा दर्द आप सुनोगे ना, तो आज जो मान लीजिए मैंने मेरे मंत्रियों, आप अपने संसदीय सीट का बतलाओ कि यहाँ 9 विधानसभा सीटें हैं, इसमें से कितनी सीटें? 9 जीतेंगे बोला ना मैंने, 9 सीटें जीतेंगे, 100%, कोई उसमें शक नहीं है। कोई शक नहीं है। ये मैंने ऐसा नहीं कि मैं 8 बोल के आप मेरा बात सुनिए, 8 बोल के 7 बोल के मैं आपको कोई कंफ्यूजन पैदा करूँ, ऐसा नहीं। ये सीटें हमने जीता है, इसलिए जीतेंगे हम। यानी लोकसभा आपने जीती है इसलिए? नहीं, हमने इन सीटों को कई बार जीता है विधानसभा के अंदर। पहले जीता है। पहले जीता है। तो ये हमारे लिए कोई नया नहीं है। और ऐसी कोई विधानसभा मेरे लोकसभा में नहीं है 9 में की जो बहुत कठिन हो। हम लंबा समय जीते हैं। वो एक ये लहर थी, मैंने कहा ना, एक भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी की जो लहर थी, उस लहर पे हम ढा गए, जिसका परिणाम रायपुर लोकसभा में भी हुआ है। तो हम जो है आज तो हम, आप 3.5 लाख से जीते थे, उसके पहले यहाँ भाजपा के वोट कितने थे? उससे कम कितना रिकवर किया था भाजपा ने इन सीटों पे? मैं बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता, आपने पूछा मुंह से निकल गया, याद आ गया। ऐसे सांसद बन गए, काम करें, बस यही मेरा प्रमुख रहता है। बहुत ज़्यादा ये क्या है, अहंकार और घमंड होता है कि हम इतने बड़े आदमी। लेकिन ये आपको लग रहा है कि यहाँ की सब सीटें आप जीतोगे? लग नहीं रहा है, ये है। हाँ, सत्यता है ये। और प्रदेश में भाजपा की मेजॉरिटी आएगी, ऐसा आपको लग रहा है? 100% आएगी, उसमें कोई शक नहीं है आपको? कोई कारण ही नहीं है शक करने का। ऐसा? हाँ, अभी से अगले 5-6 महीने में कांग्रेस कोई करिश्मा कर दिखाए, ऐसा भी करिश्मा बचा ही नहीं ना। सारे करिश्मे कर दिए जो ईडी बता रहा है आपको। अच्छा, 2000 करोड़ का घोटाला, कोल का 600 करोड़ का घोटाला, अभी रेत और जंगल में अगर जाएंगे तो वो बड़े घोटाले, गोठान का अलग घोटाला, गांव का आदमी बोल रहा है। तो अब इतने घोटाले कर दिए कि अब आप और कौन सा बड़ा घोटाला करने वाले हैं हमको नहीं मालूम। अच्छा काम तो नहीं करने वाले हैं, कोई करिश्मा वाली बात नहीं है। अविश्वसनीय सरकार है, अब विश्वास खत्म हो गया। जनता को अब कितना सर पटक लेंगे तो विश्वास, क्योंकि एक बार गंगा जल में हाथ में रख कर सौगंध खा के सारी योजनाएं, एक खाली धान को अगर छोड़ दें तो आपने किया क्या? आपने कुछ नहीं किया। आधा अधूरा एक ठोक कर्ज को पकड़ लिया। लेकिन दो चीजें बतलाओ आप मुझको। 2 चीजें आप नहीं टच नहीं कर रहे हो। एक, गाय के लिए जितना किया है भूपेश बघेल ने, गोठान है, गाय है, ये जितना किया है। एक दूसरा, उन्होंने माता कौशल्या, राम वन गमन पथ, जगह जगह मंदिर, जगह जगह
ये जो भाजपा के दो सबसे बड़े इमोशनल इशू रहते थे, गाय और राम, इन दोनों को तो हाईजैक कर लिया है भूपेश बघेल ने भाजपा से। देखिए, कोई आदमी अगर मान लो कि इस रास्ते पे कभी चला हो, तो हाईजैक कर सकता है। जो इस रास्ते के हमेशा जीवन भर विरोधी रही है जो पार्टी, वो रास्ते में चलने का नौटंकी कर सकते हैं। तो ये नौटंकी करने का जो शब्द इसका इसलिए उपयोग किया मैंने कि इस गाय की बात करना, आज गोठान का क्या हालत है आप भी देख रहे हैं, गोबर की बात करना, और फिर उसमें मैं कई अखबारों के अंदर में पढ़ता हूँ कि वो गोबर बेचकर ट्रैक्टर खरीद लिया, कोई बोलता है मोटरसाइकिल खरीद लिया। तो मैं गांव-गांव में पूछता हूँ, भाई आपके गांव में कोई मोटरसाइकिल खरीदा क्या? अरे भैया हमन साइकिल नहीं खरीद पाए, अब का मोटरसाइकिल के बात करत हंसते हैं। हाँ, और कहाँ बात करत हंसते हैं वो कर ट्रैक्टर के करके। तो ये गांव वाला जवाब देना चालू, मेरे को भाषण देने का जरूरत नहीं, मैं तो प्रश्न करता हूं तो मेरे पास में अनेक जवाब आ जाते हैं। तो ये सब जो है एक कोशिश सुनील जी कि मैं छत्तीसगढ़िया जो वाद है, जो छत्तीसगढ़िया कल्चर है, उसको मैं डेवलप करके आने वाले समय में सरकार में आ सकता हूं। इसका इसने एक प्रयास किया, वो समाप्त हो गया। इसलिए समाप्त हो गया कि इसने जो छत्तीसगढ़ की संस्कार और संस्कृति और यहाँ का जो जीने की पद्धति है, उसके ऊपर में इसने हमला किया, जिसके कारण लोगों के बीच एक्सपोज हो गया कि ये छत्तीसगढ़िया नो है, ये नाटक करत है, ये केवल लूटे काम करत है। लेकिन वो तो पैदाइशी छत्तीसगढ़िया है। ये पैदाइशी छत्तीसगढ़िया होना, मैं भी हूँ पैदाइशी छत्तीसगढ़िया, यहीं पैदा हुआ, मैं बाहर कहीं पैदा नहीं हुआ। तो ये इससे अर्थ नहीं है मेरा कर्म क्या है, मैं छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कर रहा हूँ क्या, यहाँ पर मैं कुछ लाया है क्या, यहाँ की कोई नई सोच को डेवलप किया है क्या, या राजीव मितान बना के अपने कार्यकर्ताओं को उपकृत करने के लिए सरकार का पैसा, जनता का टैक्स का पैसा खुलेआम मैं चंदा बांट रहा हूँ। और आप ही के लोकसभा क्षेत्र में माता कौशल्या का इतना बड़ा तीर्थ स्थान बना है, विकसित हुआ है, उसके ऊपर क्या कहेंगे? अनेक सौंदर्यकरण भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में हुआ, राम मंदिर बन रहा है, काशी विश्वनाथ का बड़ा भव्य रूप हुआ है, देखिए आप, उज्जैन के अंदर महाकाल का। लेकिन भाजपा तो पहले से हिंदुओं की रही है, भाजपा तो शुरू से करते आ रही है। हाँ। और ये जो कांग्रेस जो है, इसको जितना आपने, मेरे ही क्षेत्र है चंदखुरी, हाँ, और उसके अंदर में आपने जितने लाख का काम किया उससे ज्यादा तो विज्ञापन दे दिया है साहब, शर्म आना चाहिए। आपने एहसान नहीं किया है कि एक विधायक होने के नाते, आप नगरीय प्रशासन मंत्री होने के नाते में कुछ पैसा वहां पर एक मंदिर के लिए डेवलप कर दिया। तो ये आपका कोई राजनीतिक कारण नहीं है। आपकी सोच क्या है? राम के पथ पर, राम गमन पथ की बात करते हो, लेकिन उस पथ पे चलने का रास्ता क्या है, क्या सत्यता है? ये बतलाइए मुझको। ये राम वन गमन पथ जो बना रही है सरकार, टूरिस्ट सर्किट डेवलप कर रही है, बहुत सारे आदिवासी लोगों का, दूसरे लोगों का कहना है कि ये पूरी गलत बात है, ये ऐसा कभी कुछ था ही नहीं, ये पूरा का पूरा आदिवासी संस्कृति का इलाका है, इसका ज़बरदस्ती हिंदूकरण हो रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। देखिए, राम गमन पथ तो है, और मैंने इसको केंद्र से इसका नक्शा लेकर महीने वायरल किया था, आज पहली बार यहाँ बोल रहा हूँ। और उसके लिए जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी रमन सिंह जी की, तो हमारे श्याम बैस जी, यदु जी एक टीम बनाई थी, हाँ, जिन्होंने काफ़ी 7-8 साल तक के मेहनत की थी, और मेहनत करके उसके खोज किया इसकी जो है। तो ऐसे लोगों का भी योगदान है। तो ये इसके अंदर में, और हमने उस समय नहीं कहा था, हम राजनीतिकरण नहीं किए थे कि राम गमन पथ के लिए हम ये खोज कर रहे हैं, हम ये सब कर रहे हैं, हमारे ये कमेटी बनाए। लेकिन इसने वो सारी चीजों को इकट्ठा करके एक राजनीति का हिस्सा बना दिया। अब भूपेश बघेल जी से मैं पूछ रहा हूँ ना, ये लोकसभा में कहा है वो कह रहा हूँ, मैंने लोकसभा में उठाया है कि देश के साथ साथ में छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा धर्मांतरण और मतांतरण हो रहा है। मतांतरण का अर्थ जब है, मैंने एक सांसद जी ने पीछे से कहा, तो मैंने मतांतरण का अर्थ है, बोलो मैं हिंदू नहीं हूँ, मेरा कोई समाज नहीं है, मैं भारत के संविधान को नहीं मानता, मैं देवी देवताओं को नहीं मानता, इसके मत को बदलना, सामाजिक ताने बाने को बिखेरना,
छत्तीसगढ़ की संस्कार और संस्कृति को समाप्त करना। और जब ऐसा काम करने वालों के लिए जब रिपोर्ट लिखाई जाती है तो रिपोर्ट नहीं लिखना। नारायणपुर जो जल रहा है उसका जब प्रमुख कारण आप देखने जाएंगे तो वहां पे अभी शहर में मार्च किए हैं धर्मांतरण और मतांतरण करने वाले, और उन्होंने आज अखबार के अंदर में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहा है, आप सभी लोग छापे हैं कि हमारे भी 4.5 लाख लोग हैं। तो ये सभी धर्म कुशलता से रहे। ईसाई के जो लोग हैं, ईसाई धर्म को मानने वाले चर्च जाए, आराम से जाए, मुस्लिम है मस्जिद जाए, लेकिन आप किसी के धर्म को बदलने का प्रलोभन देगा नहीं। लेकिन आप जो बोल रहे हो ना, धर्म को माने लोग अपना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसी पे मैं आ रहा हूँ। कल की बात है, कोंडागांव के पास में एक गांव में एक आदिवासी की लाश को उसकी अपनी पट्टे की ज़मीन पे दफन नहीं करने दिया गया क्योंकि वो ईसाई हो चुका था। तो वहाँ पे पुलिस आई, उसने दखल दिया। आखिरी में पुलिस उसकी लाश को और घर वालों को लेके गई, कोंडागांव के कब्रिस्तान में दफन करवाया। अपनी निजी ज़मीन में, खेत में वो दफन नहीं कर पाया वो उस ज़मीन को। इतना तनाव क्यों हो रहा है गांव-गांव में? देखिए, उसका कारण ये है कि आदिवासी जो संस्कृति है वो जब समाप्त हो रही है तो जो मूल आदिवासी जो धर्म के साथ में, अध्यात्म के साथ में, अपनी संस्कार और संस्कृति के साथ में जुड़ा, उसके बीच में एक आक्रोश पैदा हो रहा है। इस पे सरकार की जिम्मेदारी यह है कि उस आक्रोश को खत्म करना चाहिए, इसका रास्ता निकालना चाहिए। ऐसे लोगों को जो मान लीजिए अगर वहां पे आतंक, हिंसा और भ्रम फैलाने वाले जो लोग हैं उनको जेल में डालना चाहिए, तो एक विश्वास पैदा होता है। यदि हम अपने वोट बैंक के लिए उनको संरक्षण देंगे तो स्वाभाविक है फिजा बदलेगी वहां पर। और तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सुनील जी, ना विश्व हिंदू परिषद है, ना आरएसएस है, ना भारतीय जनता पार्टी, सरकार है। कि एक आक्रोश को पहले फैलाना, फिर उसके बाद में आरोप लगाना, ये धंधा छोड़ देना चाहिए। लेकिन मैं आपको बतला रहा हूँ कि ये सरकार जो है, ये किसी मुस्लिम, किसी ईसाई इसको संरक्षण देते नहीं दिख रही है। इन तबकों के बहुत से लोगों से मैंने बात की, वो सबसे ज़्यादा नाराज़ इस सरकार से है कि ये सरकार इनमें से किसी अल्पसंख्यक तबके को कोई संरक्षण नहीं दे रही है, कोई संरक्षण नहीं दे रही है। नहीं, समाजों को संरक्षण नहीं दे रही है, मैं सहमत हूँ। लेकिन जो इस छत्तीसगढ़ के ये आपको लग रहा है कि इन तबकों को संरक्षण नहीं मिल रहा है? नहीं, मैं जो है वो नाराज इसलिए है, संरक्षण मतलब न्याय के लिए संरक्षण नहीं मिल रहा है, इसलिए नाराज वही मैं कह रहा हूँ, है ना। ये मैं सहमत हूँ, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। लेकिन ये सरकार जो मैंने कहा था आपसे कि ये जो फिजा बिगाड़ने वाले जो लोग हैं, धर्मांतरण मतांतरण करके, ये ऐसे लोगों को संरक्षण क्यों दे रहे हो? एक वर्ग जिसको जो है अपने धर्म के अंदर में अपनी आराधना करने का अधिकार होना चाहिए, उसको जो है अन्य सुविधाओं से जो है उसको प्राप्त होना चाहिए, उसकी समस्या का निराकरण करना चाहिए। अगर उसके लिए आप संरक्षण नहीं दे पा रहे हो, लेकिन उस समाज को बिखेरने के जो कुछ लोग हैं, कुछ लोग बहुत अधिक सख्त। लेकिन मैं आपको एक दिलचस्प बात बतलाना चाहता हूँ। इसी कुर्सी पे बैठे थे अरविंद नेताम जी, अभी 2-3 हफ्ते पहले मैंने इंटरव्यू किया था उनको। उन्होंने कहा कि आदिवासियों को ईसाई बनाने के जितना खिलाफ मैं हूँ, उतना ही मैं आदिवासियों को हिंदू बनाने के भी खिलाफ हूँ। आदिवासी हिंदू भी नहीं है, आदिवासी को आदिवासी रहने देना चाहिए। इन दोनों धर्मों के लोग क्यों तुले हुए हैं उनको अपने धर्मों में ले जाने के? ये एक आदिवासी नेता है नेताम जी, आप जानते हो अच्छे से। नेताम जी का अपना पर्सनल हो सकता है, मैं नहीं जानता वो क्या बोले, और उसका हर व्यक्ति को इस देश के अंदर में जो सोचने की स्वतंत्रता है, वो अपने अपने विचार रखते हैं, वो अपना विचार उनका व्यक्तिगत हो सकता है। चलिए, आपसे बड़ी दिलचस्प बात हुई और हम चुनाव के पहले एक बार फिर मिलेंगे सुनील। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आपने समय दिया, बड़ा अच्छा लगा। कई मुद्दों पर बहुत खुलकर बात हुई है। अभी सुनील सोनी जी, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सांसद, इस सीट से रिकॉर्ड वोटों से जीतने वाले और यहाँ के मेयर 2 बार रहे हुए, रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे हुए, मैं व्यक्तिगत रूप से इस शहर में रहता हूँ, मैं जानता हूँ उनकी छवि और नेताओं के मुकाबले बहुत बेहतर रही है इस पूरे दौर में।
उनसे हम बात तो करना चाहते थे मोटे तौर पर उनके लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 9 विधानसभा सीटों पे, लेकिन जब राजधानी और आसपास की सीटों की बात हो रही है तो वो राज्य स्तर के मुद्दों के बिना नहीं हो सकती थी। इसलिए उनसे कई मुद्दों पर बात हुई। वो बड़े जानकार हैं, उनका तजुर्बा बहुत बड़ा है। 2 बार के मेयर रहने का उनका तजुर्बा उनके बहुत काम आता है। हमको भी कुछ चीज़ें यहाँ समझने में उनसे मदद मिली। हम अगले किसी और निर्वाचित जनप्रतिनिधि के साथ आपके सामने मौजूद रहेंगे। फिलहाल आज का ये रूबरू कार्यक्रम इतने सवालों के इतने जवाबों के साथ आपके सामने पेश है। हम फिर मिलते हैं। आपको अगर हमारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, उसकी कोई फीस नहीं है।